आम खा के मुझे गुठलियां दे दीजिए, मैं गुठलियों से पौधे बनाऊंगा और पौधे बना के मैं खुद ही किसानों को दे दूंगा। अभी तक समझ लीजिए जब से स्टार्ट किया मैंने 21 लाख के करीब गुठलियां मेरे पास आई हैं। ये मिशन अगर मैं इन्वायरमेंट को एक बार के लिए साइड भी कर दूं तो आई विल से दैट वी शुड हैव एम्पल नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन द इंडिया। देयर इज अ ट्री का लंगर, उसके अंडर में मैं ये बांट देता हूँ फ्री में। 2000 करोड़ के करीब पेड़ नहीं दिए हिंदुस्तान को तो टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा। क्या सरकारें ये सोच के बैठी कि बहुत जिंदगी पड़ी है, पेड़ लगा लेंगे, बाद में पहले डेवलपमेंट हो जाएगी? बच्चे को 3 से 5 नंबर दे दिए जाए 10 पेड़ बड़े करने के लिए अक्रॉस ऑल इंडियन बोर्ड्स। मुझे ये बताइए कि कौन सा सीजन है उससे मैंगो अच्छा फ्रेश कार्बाइड फ्री आना शुरू होता है? ये स्मूथ येलो स्किन इतना सुंदर आम, ये आम कार्बाइड का मैंगो है। कार्बाइड इतना लगाया जाता है, ये बम का मसाला है एक्चुअली में। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका एक्सप्रेस कैफे की एक बेहद खास वीडियो में। आम का सीजन है और एक कहावत बहुत ज़्यादा चलती है कि आम खाओ गुठली मत गिनो। मगर मेरे साथ जो स्क्रीन पे एक इंसान दिख रहे हैं वो आम भी खा रहे हैं, लोगों को आम खाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, इनकरेज भी कर रहे हैं और साथ में गुठली गिनने के लिए भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आम भी खाओ और गुठली भी गिनो, साथ ही साथ आम के आम गुठलियों के दाम भी का जो उदाहरण है उसको भी ये अभी जी रहे हैं अपनी लाइफ में। इनका नाम है जसमीत सिंह अरोड़ा। ये कोलकाता में रहते हैं और इनको गुठली मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। थैंक यू जसमीत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सर ये जो आम का सिलसिला है, आप आम भी खा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि गुठली भी गिनो और साफ करके धो के सुखा के मुझे भेज भी दो, और उस गुठली को आप एक सैपलिंग में बदल कर लाखों किसानों को दे रहे हैं। ये कैंपेन है क्या? गुठली मैन ऑफ इंडिया किस मिशन पे निकले हुए हैं? जी देखिए, इसको ऐसा है कि अगर मैं आपका थैंक यू कि आपने पहले तो इस पूरी मतलब मिशन को डॉक्यूमेंट करने की आपने इच्छा जाहिर की। नाउ ये एक ऐसी बात है कि हम सब कोई कहते हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, हमें पेड़ लगाने चाहिए। हम्म, बहुत हम्म, टू मच हीट, वी नीड प्लांट मोर ट्रीज। नाउ ये सब बातें हम करते हैं टू साउंड इंटेलेक्चुअल। हम अपने घरों में भी चाय की चुस्कियों के वक्त खाने पे या बड़ी बड़ी मीटिंग्स पे, बट द मोमेंट द टी, द डिनर, द मीटिंग्स आर ओवर, वी डोंट हम्म, प्लांट ट्रीज। हम ट्री प्लांट्स नहीं हम्म, करते। सो इसके अंदर ही मुझे समझ में आया कि मे बी शायद लोग इंटेंशन नहीं है, या मे बी जगह नहीं है, नो हाउ नहीं है, शायद कुछ ऐसा है जो उनको रोक रहा है पर्यावरण की तरफ। तो ये तो एक जी, मतलब रीजन था। एंड दूसरा, मैं चाहता था कि भी जो जब भी मेरे टूर्स लगते थे रूरल इंडिया की तरफ, तो मैं उनको देखता तो किसान भी बड़ा गरीब है। इतनी लैंडलॉर्ड्स होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं 1000, 1500, 1500 रुपए ही कमाता है। अब हम्म, लैंडलॉर्ड होकर गरीब रहना ये भी अपने आप में मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो कि इनको कैसे एक बिजनेसमैन बनाऊं। सो किसान एंड ये पर्यावरण कह रहा है मुझे पेड़ लगाओ। अब इन सब को पेड़ लगवाने के लिए मैंने देखा कि भी जब नॉर्मल सिटीजन्स पेड़ लगाने की तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो चलो मैं बच्चे की तरफ जाता हूँ। तो बच्चों की तरफ जब गया, तो बच्चे को अगर मैं कहता हूँ कि नीम के पेड़ लगाने हैं, तो बच्चे कहते हैं कि नहीं सर। या मैं जब उनसे बात करता था कि देखो डिफॉरेस्टेशन में तुम्हारे मैंगो के पेड़ भी कम हो जा रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं बोलिए मैंगो के पेड़ बचाने के लिए क्या करना है। तो उस पूरी चीज को समअप करते हुए, और मेरा एक बचपना जहां बीता है वो एक मैंगो मार्केट थी। तो कहते हैं ना कि बचपन की यादें कई बार निकल के आपके कोई बिगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनते हैं। तो बस वहां से ही पैदा हुआ। मैंने कहा लोगों को भी आप आम खाइए, आम खा के मुझे गुठलियां दे दीजिए, मैं गुठलियों से पौधे बनाऊंगा और पौधे बना के मैं खुद ही किसानों को दे दूंगा। सो किसान वॉज नाउ रेडी। इन्वायरमेंट को पेड़ मिल गए। एंड बच्चे जो हैं पूरे इस मिशन के बैकबोन है। मोर देन 130 स्कूल्स अक्रॉस इंडिया आर प्रेजेंटली विद दिस मिशन। सो वहां से जैसे ही मैंने ये लोगों को बोलना चालू किया कि भी आप आम खाओ मुझे गुठलियां दो, तो उस दौरान लोगों ने काफी नाम रखे। किसी ने गुठली सिंह, किसी ने मैंगो सिंह, किसी ने कचड़ा मैन, किसी ने पागल हो गया सरदार। एंड उसी के बीच में गुठली मैन करते 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 सो एक तरीके से गुठली मैन की शुरुआत हो गई। सर कितनी लंबी जर्नी है, कब ये स्टार्ट हुआ था और कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए?
देखिए इसको एक तरीके से आप समझे तो 2010 से मैं कहीं ना कहीं से एक पर्यावरण एंड मेरा जैसे एक स्पेशल चाइल्ड का भी एक एनजीओ है, तो सारा कुछ मैं कर रहा था। नाउ करते करते जब मैंने देखा कि अगर मुझे इसको बिग स्केल कहीं लेके जाना है, आज अगर रियलिटी में चेंज लाना है इंडिया के पर्यावरण स्पेस पे, तो कहीं ना कहीं से मुझे किसान की जमीन चाहिए, बिकॉज शहर में जगह नहीं है। शहर में जो पेड़ लगते हैं वो एक आप आज समझ लीजिए पेड़ लगा लेंगे, आपको बड़ा लगेगा, फेसबुक पे अच्छे क्लिक्स आएंगे, उस दिन नींद बड़ी अच्छी आएगी। बट ये पेड़ तो 3 से 30 दिन के अंदर मर जाएंगे, क्योंकि इनको पानी कौन देगा, इसकी देख रेख कौन करेगा, इस तरीके से। नाउ पैसे की वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज, चलिए पैसा वापस आ जाएगा, टाइम भी दो दो इंस्टाग्राम कम देखेंगे, आप वापस आ जाएगा। बट आपका वो जो कमिटमेंट टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट के मैंने पेड़ लगाए, वो भी तो मर गया। किसान एक बहुत बड़ा बैकबोन है। तो वो सारा कुछ मैं जब देख रहा था, तो 2016-17 में मैं इनको फलों के पेड़ देता था, लेकिन फलों के पेड़ से मैं बच्चों को नहीं जोड़ पा रहा था। तो सारा कुछ मिला के वहां से जब मैंने वो बचपन की याद को गुठली के तब्दील किया, तो देखा कि लोग गुठलियां देने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी चुनौती आ गई भी। 2016-17 में तो लोग कहते थे भाई हाँ जी क्या करोगे, पागल हो गए हो तुम, करोगे ही क्या। बट मूवमेंट करते करते 2020 कोविड आ गया। देन फिर से रीस्टार्ट करते करते 2022 के करीब मेरी कुछ रील्स बहुत ज्यादा वायरल हो गई। तो वहां से समझ लीजिए एक बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ। लोग ऑल अक्रॉस इंडिया और अब तो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड जुड़ गए, जहां लोग मुझे इस तरीके से समझ लीजिए आम खाते हैं और साफ करके गुठलियां मुझे पार्सल्स करते हैं। कोई 2 भेजता है, कोई 40 भेजता है, कोई 400, कोई 4,000, कोई 4 लाख। इस तरीके से गुठलियां लोग भेजने वाले हैं। एंड हर तरफ से गुठली आती है मेरे को। देर इज नॉट अ सिंगल प्लेस जहां से मुझे गुठलियां नहीं आई हैं आज तक। तो अभी तक कितनी गुटलियां इकट्ठी कर ली हैं आपने? अभी तक समझ लीजिए जब से स्टार्ट किया मैंने 21 लाख के करीब गुठलियां मेरे पास आई हैं। अच्छा, और कितने एंड प्लांट अभी ये तक साफ? अब तो विदेशों से भी आने लग गई हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ से, किस किस कंट्री से आई हैं? तंजानिया से आ रही है, मस्कट से आ रही है, कनाडा से आ रही है, ऑस्ट्रेलिया से, स्वीडन से, अलग अलग जगहों से भी गुठलियों की मतलब। एंड इंडिया में इट्स ऑल अक्रॉस, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे असम हो, यूपी, एमपी, दिल्ली, मुंबई, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां से गुठली नहीं आती है। एंड लोग तो स्कूल्स अभी अब तक मेरे इस पोजीशन को एज अ समर वेकेशन का एक वर्क ले ले रहे हैं। दे कॉल मी फॉर इंटरेक्टिव सेशंस के आके, क्योंकि गुठली के आसपास देर इज अ बिगर, बिकॉज मैंगो पेड़ जो है वो अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पेड़ है। मतलब वो अच्छा। बायोडाइवर्सिटी को फुल सपोर्ट करता है, टेस्टी उसका फूल है, टेस्टी उसका फ्रूट है। सो फुल बायो मतलब पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का टेक्निकली एवरग्रीन पेड़ है, नेचुरल एसी है। सो दिस ट्री इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिनल इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा योगदान है। डायबिटीज, पेट के रोग, स्किन केयर, इसमें भी यूज होता है। तो सारा कुछ मिला के मैंगो ट्री इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है, जो कि हमारे पास ये मिशन, अगर मैं इन्वायरमेंट को एक बार के लिए साइड भी कर दूं, तो आई विल से दैट वी शुड हैव एम्पल नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन द इंडिया। जैसे मैं आपको बताऊं, इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है मैंगोस, अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन सेल्फ कंज्यूम में वो मैंगो खत्म हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर वो और ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, क्योंकि देखिए जैसे इस बीज से हम मैंगो पेड़ लगे, देखिए आपके पास आपको दिखेगा अलग अलग तरीके की गुटियां गुटलियां हैं मेरे पास। मतलब लोग डिफरेंट डिफरेंट आम खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गुटियां भेजते हैं मुझे। सो इस गुठली से जब हम कोई पेड़ लगाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिस पेड़ का ये गुठली है वो दूसरा पेड़ भी वैसा ही बनेगा। 10 से 15 साल लग जाते हैं उसको बड़े होने में। बट वॉट आई डू इज आई ग्राफ्ट देम, मैं उसको कलम कर देता हूँ। तो 2.5 से 3 साल में ये पेड़ बड़ा हो जाता है। एंड पैरिटी ऑफ टेस्ट आ गया, पैरिटी ऑफ ब्रीड आ गई। तो इससे क्या है कि किसान को बहुत इजी रहता है टू सेल द प्रोडक्ट। सो अच्छा इस तरीके से मिशन चल रहा है। सर, ये बताइए जसमीत जी कि मान लीजिए मैंने हिमाचल से आपको गुठली भेजी, आप हैं कोलकाता में। हिमाचल की जो एनवायरनमेंट का जो आम है वो अलग तरह का है, कोलकाता का जो क्लाइमेट है वहाँ का आम, वहाँ की मिट्टी अलग है, वो आम अलग तरह का है। तो क्या ये गुठलियाँ सरवाइव कर जाती हैं किसी भी क्लाइमेट में, किसी भी मिट्टी में, या हर गुठली का अपना एक नेचर है? देखिए जब आपने गुठलियां, मैं सबको यही कहूं कि आम खाइए, आम हम्म, की गुठलियों का पल्प साफ कर दीजिए,
पल्प साफ करके उसको ड्राई करने में डाल दीजिए, चाहे धूप में चाहे छांव में। इस तरह से वो कलर वाली सफेद क्रीमिश कलर की हो जाएंगी। अगर आप उसको साफ नहीं करेंगे तो उस पर फंगस लग जाएगा, ब्लैक बन जाएंगी। तो आपने जो कहा, मुझे ऑल अक्रॉस इंडिया से गुठलियां आती हैं, तो गुठलियां मुझे एक पेड़ देंगी। मींस मैंने अगर उसको जमीन, समझ लीजिए ये जमीन है, इस जमीन पे मैंने गुठली लगाई, अब यहां से ये मुझे एक सैपलिंग देगा। इसकी एक प्रॉब्लम है कि 100 गुठलियों में सिर्फ 10 या 15% ही सैपलिंग निकलेगा। दिस इज अ जेनेटिक इशू विद द मैंगो। सेकेंड इज, आजकल हम बड़ी हड़बड़ी में हैं, और हमें क्या है कि सीजन से पहले आम खाना है, तो हमने कार्बाइड वाले आम खाने चालू कर दिए। ना कार्बाइड वाला आम जो है, उसकी गुठलियां जो है वो जर्मिनेशन के लिए तैयार नहीं है, वो कच्ची ही थी, वो आम कच्चा था, उसको कार्बाइड लगा दिया गया। समझ लीजिए लोकल हैबिटेट का पेड़ बना दिया, तो लोकल हैबिटेट के किसान को मिल गया। जैसे अब अगर मुझे बंगाल के किसान को देना है, तो मेरे पास अगर किसी ने अल्फांसो या लंगड़ा या मुझे केसर की गुठली भेजी है, तो मुझे जो नीचे से पौधा लेना है वो मिल गया, और ऊपर से मुझे कलम करनी है उसको विद द लोकल हैबिटेट मैंगो ट्री, एंड देन द लोकल फार्मर कैन ग्रो एनी गुठली। तो आपका ये जो मिशन है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए, उनकी इनकम बढ़ाई जाए, और जो रेगुलर नॉर्मल कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं उनकी जगह रिप्लेस किया जाए फ्रूट फार्मिंग से, मैंगो से, तो कितना वाइबल है ये किसानों को करना? और क्या ये फ्यूचर में मतलब क्रॉप्स को, जो फसलें हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली अभी जो किसान कर रहा है, वो अगर चावल की जो, जैसे चावल को एग्जांपल ले लेते हैं, चावल की खेती वो जो कर रहा है, उसमें एक तो बहुत ज्यादा पानी लगता है, बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर लगता है। सो आज तो इवन सरकार भी अब कह रही कि केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज हो। कम तो यूज। इतना लगाने के बाद 1 एकड़ जमीन पर वो ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपए कमा रहा है। सो मेरा उसको कहना ये है कि आप ऐसा करो, 25% खेत पर आप फलों की खेती करो। आप मैंगो, गुआवा, मोरिंगा, एज पर आप और भी कोई फ्रूट लगाना चाहते हैं लगाइए, और उसके नीचे जो गैप है उस गैप पे सब्जियों की खेती करिए। तो क्लियर फॉर्मूला है। आप अगर इसको 1 एकड़ में इस तरीके से आप करेंगे, तो फ्रॉम दैट 2,000 पर एकड़ यू विल रीच 15,000 to 20,000 पर एकड़। और अगर आपने पूरा का पूरा उसको मैंगो ऑर्चर्ड बना दिया, दैट 1 एकड़ को, तो आज जैसे बीज वाले, जैसे मैंने आपको बताया, ये बीज से पेड़ लगाइएगा तो 40 के करीब लगेंगे 1 एकड़ पे, क्योंकि पेड़ उसका कैनोपी बहुत बड़ी होती है, दैट रिक्वायर्स बिगर गैप्स। लेकिन अगर आपने कलम वाले पेड़ लगा दिए, जो कि श्रब्स छोटी रहती हैं, कैनोपी भी छोटी रहती है, हाइट भी छोटी रहती है, उनको आप आराम से 300 करीब पेड़ लगा सकते हैं। तो 300 अच्छा। करीब पेड़ लगा सकते हैं आराम से, हंसते हुए। आपका ऑर्चर्ड जो है साथ में सब्जी वाला भी बन गया। उतने सारे मैंगो के, आपने अगर एक पैरिटी वाला मैंगो, कोई एक पैरिटी आपने ब्रीड ले ली और उसको लेके आप कर रहे हैं, यू कैन सेल दैट प्रोडक्ट एंड इजीली अर्न अराउंड 3 लाख रुपीज फ्रॉम दैट 1 एकड़। सो आप अच्छा। कन्वर्टेबल हैं, और लोग जो स्लोली स्टडीली मतलब कर भी रहे हैं। मतलब क्या होता है देखिए, एक तो पहले किसान इतना गरीब था, गरीब है, कि उसको अगर मैं बोलूं ना कि फ्रूट ट्री लगाओ, तो अच्छा सैपलिंग खरीदने वो जाएगा तो 150, 200, 300 रुपए के तो सैपलिंग्स है। तो आज जब तक वो 100, 200 सैपलिंग नहीं लगाएगा, तो उसकी तो चेंज नहीं आएगी। तो दैट इज द रीजन मैंने क्या किया है, मैं ट्री के लंगर के अंडर में, देयर इज अ ट्री का लंगर, उसके अंडर में मैं ये बांट देता हूँ फ्री में। जो मैं इसको वितरण करता हूँ, मतलब जो मेरे पौधे हैं, जो सैपलिंग्स हैं, मैं इवन अर्बन और रूरल स्पेस दोनों में ट्री के लंगर लगाता हूँ। तो ट्री का लंगर मतलब, तो लंगर इट्स अ फ्री फ्री ट्री। तो उसके तहत किसानों को भी ये मालूम होता है कि ये मुझे जितनी भी बातें समझाने आया है। देखिए अल्टीमेटली किसान जो है ना, उसको हम बातें समझाते हैं, जैसे फर्टिलाइजर कंपनी फर्टिलाइजर के बारे में बहुत सारा अच्छा अच्छा बात बोलने के बाद अल्टीमेटली वो फर्टिलाइजर बेच के चली जाएगी उसको, बेचती है, मतलब हाँ। एक सेशन ऑफ डिस्कशन के बाद। तो उसको, किसान को भी रहता है कि ये जसमीत सिंह अरोड़ा आया है, मुझे वर्मी कंपोस्ट बनाना सिखा रहा है, नेचुरल फार्मिंग सिखा रहा है, मुझे अलग अलग तरीके से खाद बनाना सिखा रहा है, मुझे काउडंग यूज करना सिखा रहा है, मुझे मल्चिंग सिखा रहा है। तो अल्टीमेटली ये बेचने क्या आया है, उसके मन में ये रहता है। तो तभी मैं, जब भी मेरे ट्रक लोड्स जब जाते हैं फार्मर्स के पास, तो उसके बाहर लिखा ही होता है ट्री का लंगर, सो दैट वो दिमाग में क्लियर रख ले कि ये लंगर है, दूर दूर तक ये मेरे से पैसा नहीं मांगेगा। उसके मन में जब तक नहीं आएगा, तब तक वो खुलकर
पेड़ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको अगर ये डर रहेगा कि अल्टीमेटली आज नहीं तो कल अगर पैसा मांग लेगा, तो ये डर से फिर अगेन मेरा पर्पस डिफीट हो जाता है। बिकॉज अगर पर्यावरण को ठीक करना है, देखिए आज की डेट में पर्यावरण हमारा सबका है, आपका मेरा सबका है। अगर कोई कहे ना कि अरे सानू की, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं ना सानू की, मतलब मेरा क्या है, इसमें मेरा क्या है। अगर एसी ऑफिस में बैठ के आपको लग रहा है आपका क्या है, तो मे बी गरीब सबसे पहले क्लाइमेट की इरेगुलरिटीज जो है आजकल, हीट वेव्स, फ्लडिंग एंड एवरीथिंग, चावल की खेतियां आज के उड़ा दे रही हैं, वो मतलब जला दे रही हैं। तो आज ट्री लिगेसी ट्रीज जो है ना, वो इस तरह की थोड़ी इरेगुलरिटीज को सहन भी कर सकती हैं एंड उसको पैसा भी दे सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पूरी चावल की खेती बंद कर दो, मैं तो कह रहा हूं आपकी खुराकी के लिए आपको जितना चाहिए आप उतनी खेती करिए, बाकी की जमीनों में आपको सैपलिंग्स मैं दे रहा हूं। अब क्लाइमेट अगर किसी को लग रहा है वो मेरा कोई, मेरा इन्वायरमेंट क्लाइमेट जिसको जो बोलना है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरे को क्या लेना देना है, तो मैं यही कहूंगा कि गरीब पहले स्टेज में ही उसको प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड स्टेज में मिडिल क्लास को इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगे, अगर आपका क्रॉप ही खराब हो गया तो दाम बढ़ जाएंगे। और जो एसी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं अपर क्लास, अगर उसको लग रहा है कि मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसके बाद वापस आता हूं यहीं पे, सरकारें जो हैं उनको ये जो इरेगुलर क्लाइमेट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उनका भी बजटरी एलोकेशंस अलग अलग जगहों पे चला जाता है, विच इज टू सॉल्व, अचानक इरेगुलरिटीज को सॉल्व करने में चला गया, विच वुड हैव गॉन टू मे बी मेकिंग बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बेटर जो क्लाइमेट को आने वाले दिनों में करता, लेकिन वो उसने अपने उसके फंड्स जो यूज हो गए अभी ही। अब मैं आ जाता हूं अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास पे, जो कह रहा था मेरा कोई लेना देना नहीं इसके साथ। आज उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज की इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर हीट वेव्स के कारण आज जैसे 45-46 डिग्री, अगर इतनी हीट वेव में प्रोडक्टिविटी डाउन रहेगी तो क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स का असर नहीं आएगा? इकोनॉमिस्ट अगर इस बात को देखेंगे तो आपकी प्रॉफिट्स अगर डाउन हो जाएंगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे भी असर आएगा। सो इन्वायरमेंट इज समथिंग, मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं, आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन मॉनेटरी नहीं रहेगा, इन्फ्लेशन विल बी इन्वायरमेंटल। और अब तो कहीं मैंने सुना भी है, कुछ कह रहे हैं लोग कि डॉलर शायद 150 रुपए की बात कर रहे हैं, मतलब कान में मेरी बात आ रही है 150 रुपए डॉलर की। तो ये 150 रुपए डॉलर आईएनआर पे असर किसने डालना है? आईएनआर पे बाकी जिन चीजों ने असर डालना है, मे बी आई एम नॉट दैट अवेयर्ड, मैं उतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन जितना, जैसा मैं एंटरप्रेन्योर हूं और जितना मेरी समझ है, आने वाले दिनों में इस प्रेशर पे इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर बेटर एनवायरनमेंट मींस बेटर ह्यूमन बीइंग, बेटर ह्यूमन साइकोलॉजी, बेटर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, बेटर प्रॉफिट्स एंड बेटर जीडीपी। आने वाले दिनों में अगर 25 साल में अगर एक गणित निकालूं, और शायद इसको इकोनॉमिस्ट भी हाँ करेंगे, अगर हमने 2000 करोड़ के करीब पेड़ नहीं दिए हिंदुस्तान को, तो टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री बढ़ जाएगा, उस कारण क्लाइमेट की इरेगुलरिटीज आएंगी, उस कारण सरकार के एलोकेशंस बिगड़ेंगे, उस कारण 2.5 से 3%, 4% जीडीपी पे असर आ सकता है इन दी टाइम 25 साल पे। सो इट्स अ वेरी कनेक्टिंग सब्जेक्ट जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। सर आपने मैंगो की बात करी, मैंगो पे वापस लौटते हैं। मुझे ये बताइए कि इंडिया में किस राज्य, किस स्टेट का, किस इलाके का मैंगो सबसे अच्छा है, और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि यहाँ के मैंगो बहुत अच्छे हैं और ये वाले मैंगो ट्री जो है वो सारे देश में होने चाहिए? देखिए ऐसा है कि मैंगो बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, हर एक का अपना ना, ये मेरा वाला मैंगो है, ये मैं इसको, मुझे किसी को चौसा पसंद है, किसी को लंगड़ा पसंद है, किसी को अल्फेंसो, किसी को कोई केसर वाला। तो मैंगो इज समथिंग, मेरे को तो मैंगो गुठलियां पसंद है। जैसे बोलते हैं ना, मिर्जा गालिब का एक शेर था कि मैं आम के लिए पागल हूँ, मिर्जा गालिब पागल थे, तो मैं गुठलियों के लिए पागल हूँ, वैसे ही पागल सरदार बोलते हैं लोग मुझे। तो आई लव, क्योंकि मतलब ऑल काइंड ऑफ गुटलीज, मुझे जो भी मैंगो खाइए, बहुत सारे खाइए आप सब कोई, और मुझे बस गुटलियां भेजिए, सो दैट मोर, ज्यादा पेड़ बनाऊं, ज्यादा पेड़ बना के मैं किसानों को ज्यादा दे पाऊं, और इस पर्यावरण को मैं चाहता हूं। देखिए आने वाले दिनों में कभी इन्वायरमेंट की बात होना, मुझे किसी ने कहा कि जसमीत तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो, वाई यू आर इन सच हरी, क्यों तुमको इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करना है? तो मैं उसके लिए एक बात आपको बताऊं, मेरी मदर, उनकी ना 13 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, वो कलकत्ते आई अमृतसर से, एंड यहाँ आकर उन्होंने, कैलकटा आकर उन्होंने हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश सीखी,
तब क्लास 10 किया, 12 किया, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया, मास्टर्स इन इंग्लिश किया, बीएड किया। 1971 वॉर में उन्होंने नर्सिंग का कोर्स किया। इफ द वॉर एस्केलेट्स देन आई नीड टू बी रेडी एज अ नर्स। एंड देन शी फाउंडेड अ स्कूल इन कोलकाता। एंड देन शी उनको एक मोटर न्यूरॉन डिजीज लगा 45 साल की उम्र में, एंड 54 की उम्र में वो निकल पड़ी। बोलती है मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय। अब मेरा अंदर में दो चीजें हैं। एक तो मैंने अपनी लिमिटलेस माता जी को देख के बड़ा हुआ हूं, तो मेरे अंदर वो रहता है कि लिमिटलेस काम होना चाहिए। दूसरा, माता जी इतनी जल्दी चली गई तो मेरे को लगता है कि टाइम इज वेरी लिमिटेड विथ मी। कब कहाँ किधर ईश्वर बोल दे भी अभी चलो अभी बैग पैक करो निकलते हैं। तो मैं उसके पहले इसीलिए बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैलाना चाहता हूं। मैं मीटिंगों से निकल के मैं बच्चों को बताना चाहता हूं कि आप लोग सीख जाइए कैसे पेड़, कैसे पौधे बनाते हैं, एक एक बीज, गुठलियों। इसीलिए मैं हर स्कूल को कहता हूं कि मुझे बुलाइए, आर्म फोर्सेस, कॉर्पोरेट्स, मैं सबको कहता हूं कि मुझे बुलाइए, इंटरेक्टिव सेशंस रखिए। और मैंने पूरे इस इन्वायरमेंट को बड़ा फन सा बना दिया। मैंने तो जोड़ ही दिया गुठली के साथ, मैंगो के साथ। तो उसके साथ ही हम एनवायरनमेंट का हैवी वाला काम कर ले और हंसी मजाक में हम एक अपने लिए बेहतर सा क्लाइमेट इन्वायरमेंट बना ले। तो आप जो बोल रहे हैं कि आम, मुझे गुठलियां पसंद है, बहुत सारी पसंद है। आपने कहा कि आप बहुत जल्दी में हैं, कम समय, आपको लगता है कि जीवन कम बचा है, काम ज़्यादा है, मगर आपको लगता है कि हमारी सरकारों का, चाहे किसी भी स्टेट की सरकार हो, सेंटर में कोई भी सरकार हो, वो सोई हुई एनवायरनमेंट के नाम पर आए दिन डेवलपमेंट के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ हटाए जा रहे हैं, और उसके नाम पर नाम के लिए प्लांटेशन किया जा रहा है। या फोटो ऑप जिसको बोलते हैं कि फोटो खिंचवाने के लिए नेताजी एक सैपलिंग में पानी डालते हुए दिखते हैं। क्या सरकारें ये सोच के बैठी हैं कि बहुत जिंदगी पड़ी है, पेड़ लगा लेंगे बाद में, पहले डेवलपमेंट हो जाए? आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें मैं दो एस्पेक्ट बोलूंगा। एक एस्पेक्ट तो ये है कि नेचर हमारी फैमिली है। हम जैसे अपनी फैमिली को टेक केयर करते हैं, हम अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने म्यूचुअल फंड्स, अपनी लैंड, अपना सारा कुछ हम बड़ी तरीके से एक्सपर्ट के सलाहों पे उसको हम कंट्रोल करते हैं, अपने आने वाले बच्चों को देके जाना चाहते हैं। तो नेचर भी जो है वो हमारी फैमिली की तरह है। सरकारें में भी उनको शायद उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे कामों के अंडर में वो व्यस्त है और कर रही हैं, जितना लिमिटेड तौर पे कर रही हैं। लेकिन हम इस बात पे रहें कि सरकार नहीं कर रही तो हम भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं से जैसे हम अपनी फैमिली को संभाल लेते हैं, उसी तरीके से नेचर, क्योंकि बेटर हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना, स्वच्छ सॉइल, स्वच्छ फूड हर एक को चाहिए। और अगर हम वेट करेंगे, मे भी सरकार इस आइटनरी पे शायद देरी से पहुंचे, तब तक तो हमारे लिए देरी हो जाएगी। तो वी नीड टू बी, हम अपने अपने छोटे छोटे स्तर पर अगर इसको कर पाए तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर रहेगा। एक दूसरा, कहीं ना कहीं से ये मेरी सरकार को गुजारिश है, मैं करते आया हूं और आपने अच्छा किया टॉपिक भी उठाया है। मैं ये गुजारिश भी करते आया हूं कि क्लास 10 में अगर बच्चे को 3 से 5 नंबर दे दिए जाए 10 पेड़ बड़े करने के लिए अक्रॉस ऑल इंडियन बोर्ड्स, कैसे ऑडिट होगा, ये कैसे क्या होगा, मैं इसको करके बता दूंगा। मैं इसको संभाल लूंगा, अगर मुझे जिम्मेदारी मिली ये इसको पर्यावरण वाला संभालने को मुझे, तो मैं उसको भी संभाल लूंगा। आप खाली छोटा सा एस्टिमेट लगाओ कि आज बच्चा कितना है हमारे पास। मैं बोलता हूं 5 करोड़ बच्चे हैं। 5 करोड़ बच्चे अगर 10 पेड़ लगाने की जिम्मेदारी पे माता पिता भी जुड़ जाएंगे, उस पे आ जाएं और उसको हमने रिवॉर्ड कर दिया एज अ पॉलिसी। देयर इज अ परफेक्ट पॉलिसी विच विल बी रिवॉर्डिंग पॉलिसी, और हमने उसको रिवॉर्ड कर दिया 3 या 5 नंबर के साथ। पर्यावरण, इन्वायरमेंट को हमने स्कूल लेवल पे घुसा दिया। तो आने वाले दिनों में देर विल बी नो मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ बिगर इन्वायरमेंटल मीटिंग्स, बिगर इन्वायरमेंटल समिट्स, जहां पे इंटेलेक्चुअल टॉक्स करनी पड़े। नाउ सम इंटेलेक्चुअल में से कि जिसमें तुम ये जो बोल रहे हो, मे बी आने वाले दिनों में हर बच्चा पेड़ लगाने लग जाएगा, तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी हमारे को। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि क्या इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पेड़ किसी समस्या का हल नहीं है? अगर ये कहना चाह रहे हैं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं ये सोचिए। और अगर आप कहना चाह रहे हैं कि खाली सिर्फ इससे नहीं होगा,
तो यस मैं ये कहूंगा इससे नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे बच्चों को हमने रिवॉर्डिंग उसमें डाल दिया और साल दर साल ऑटोमेटिकली 100 करोड़ पेड़ लगते रहे इस देश में, तो आने वाले 20 साल में समझ लीजिए 2000 करोड़ पूरा हो गया। वी विल हैव अ बेटर इन्वायरमेंट, बेटर क्लाइमेट। अब उसके दौरान पानी की स्वच्छता, पानी को क्लियरेंस, बाकी के जो हमारी और चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हमारे को, वो एज ए पॉलिसी मैटर्स को अगर हम देखें तो एटलीस्ट पेड़ लगाने का खर्चा तो कम हो गया। एटलीस्ट उस तरफ तो सरकार एक पॉलिसी की तरफ वहां चली गई। सो दिस इज व्हाट माय टेक इज ऑन, क्योंकि मैं जब स्कूल्स के बच्चे के पास जाता हूं, द पैशन, द मतलब जो उनके जोश, जो उनका जॉय है, जब उनको बताया, क्योंकि देखिए उनके अंदर वो स्वच्छ मतलब मन है। उनको जब मैं बताता हूं देखो तुमने गुठली लानी है, तो वो बस माँ बाप को जाके बोलता है नहीं जी मुझे जसमीत सिंह अरोड़ा ने गुठली मांगी है, मुझे लेके जानी है। तो कितने स्वच्छ। आज अगर उसी को बोला जाए कि भाई हर साल तुमने एक एक पेड़ बड़ा करना है, वो पेड़ माँ बाप भी साथ में मिलके, और अरे इतने होमवर्क्स मिलते हैं स्कूल से, वो भी एक अगर दे दिया गया जो कि रिवॉर्ड होगा, मतलब सिर्फ ऐसे ही कर, मैं बोलता हूं उसको बोर्ड में रिवॉर्ड करिए, 5 नंबर दीजिए बच्चे को। सो दिस इज द वे माय टेक इज दिस। अच्छा ये बताइए जसप्रीत जी, अभी हर देश में जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे हमारा इंडिया की एग्जांपल ले ली जाए, सरकारों को पे ये प्रेशर है कि डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना है, नए नए स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, अलग अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, हाईवेज बनाने हैं, टनलिंग करनी है पहाड़ों में। और दूसरी तरफ हम ये क्राइसिस भी आ रहा है, हम देख रहे हैं कि हर साल 1 डिग्री 2 डिग्री जो है टेम्परेचर भी राइज कर रहा है। अभी पूरे उत्तर भारत में एकदम लू चल रही है, और अलग अलग तरह के ऑरेंज अलर्ट, ये अलर्ट हो रहा है, वाइल्ड फायर के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इतना ज़्यादा एक्सेसिव रेन हो रहा है, पूरा हिमाचल से, पंजाब से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश और बंगाल तक, महाराष्ट्र हर साल डूबता है। ये भी क्राइसिस साथ में। तो एक राइट बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है जहां पर पेड़ों, जैसे कि जिस मिशन पे आप काम कर रहे हैं, कि हर इंडिविजुअल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, सरकारें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, और एक राइट बैलेंस स्ट्राइक करें कि डेवलपमेंट होगा मगर नेचर की कॉस्ट पे नहीं होगा। एकदम देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूं, आपका ये जो पूरा सवाल जो है, इसी पर मैं कह रहा हूं कि देखिए आज इतना जो क्लाइमेट स्पेकुलेटिव बन चुका है, मतलब जैसे शेयर बाजार कहाँ जाएगा किसी को नहीं मालूम, उसी तरीके से क्लाइमेट किस रुख जाएगा किसी को नहीं मालूम, कब बारिश आ जाएगी, कब क्या। देखिए ना, आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि इस साल बहुत सारे फूल थे मैंगो के पेड़ पे, बहुत फूल थे, और अचानक बारिश आ गई, सारा फूल झड़ गया, मैंगो की कोई ज्यादा सप्लाई नहीं है बाजार में। नाउ ये स्पेकुलेटिव जो क्लाइमेट बन चुका है, ये जो हमारा वेदर कंडीशंस डिस्टर्ब हो चुके हैं, इसमें बैलेंस आउट यही करना पड़ेगा। देखिए कि मेरा जो टेक है, जो जिस कारण से मैंने गुठली मिशन चालू किया, कि मैंने सारी सबको जोड़ना चालू किया, कि हम ही तो सरकार है और सरकार हम ही है, हम उस तरफ है, हम ही इस तरफ है। तो हमारे लेवल पे इंडिविजुअल सिटीजन्स, आर्म फोर्सेस, कॉर्पोरेट्स, दे कैन प्ले अ बिगर रोल, क्योंकि हमारी डिमांड है इतनी हाउसिंग्स की। हम ही तो डिमांड कर रहे हैं कि हमको इसी जगह पे घर मिल जाए, इसी जगह पर हम रह जाएं। जैसे कोई बोला जाता है कि थोड़ी दूर कोई कॉलोनी बनेगी, थोड़ा दूर कोई सरकार अगर एक्सपेंशन की कोई बात करती है, तो आज कहीं ना कहीं हम कहते नहीं नहीं हम इतनी दूर नहीं जाएंगे, हम ये करीब वाले इलाके में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं से घेटो जिसको बोलते हैं, एकदम कंजेस्टेड एरियाज, कहीं ना कहीं अगर डिमांड इतनी है तो सप्लाई फिर उस इलाके में जनरेट होती है। आज उसी तरीके से मतलब जिसको बोलते हैं ना, किसान जो है, आज जिस चीज का उसको बारे में मालूम नहीं होता है तो वो उसकी ओवर सप्लाई किए जा रहा है। जैसे ही उसको मालूम पड़ता है कि अच्छा मैं इससे भी पैसे कमा सकता हूं, तो वो उसकी सप्लाई की तरफ जाता है। तो जो सप्लायर है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग्स, लॉन्ग लॉन्ग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो तभी माल बना रहे हैं कि डिमांड है। तो हमारे को सिटीजन्स को कहीं ना कहीं से, मैं फर्मली बिलीव करता हूं कि सरकार, इंडिविजुअल, आर्म फोर्सेस, कॉर्पोरेट्स, सबको एक साथ चलना पड़ेगा इन दिस रोल। अकेली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। अकेली सरकार के पास क्योंकि और भी उनके पास बहुत सारे काम है, सिर्फ पर्यावरण उनके पास नहीं है। और हमें अगर डे टू डे एक्टिविटीज में पर्यावरण पे रहना है, तो अपने लेवल पर हमें इसको टेकअप करना ही पड़ेगा। दिन का 10-15 मिनट का एक रूटीन निकालना ही पड़ेगा जिसके अंदर पर्यावरण को हम टाइम दें। आज इतना इन्वायरमेंट का सीएसआर, ये जो कॉर्पोरेट्स है उनका सीएसआर है, मैं कहता हूं
उनको 15 से 20% CSR जो है वो इन्वायरमेंट पे ही फोकस करना चाहिए. सो दीज आर दी थिंग्स विच शुड गो हैंड इन हैंड. हम खाली अगर बोलेंगे कि हाँ जी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो फिर, क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से तो क्यों नहीं आएगा, अच्छा भी ये भी करना, ये भी करना, चलो फिर इसके बाद ये करते, इसके बाद ये करते हैं. जैसे किसानी में भी पहले सॉइल को, आज जैसे कोई, अगर आप सोचो आप किसान हो, आप बोलो जसमीत जी आपकी बात में सुन के अब मुझे ना मैंगो का पेड़ लगाना है, बताइए मुझे दे दीजिए मैंगो का सेब. मेरा पहला स्टेप ये होगा कि पहले तो तुमने जो अपनी लैंड को इतने दिन से केमिकल फर्टिलाइजर डाल के, पानी डाल के खराब किया हुआ है, पहले तो उसको लैंड को ठीक करना पड़ेगा. इसमें वर्मी कंपोस्ट डालना पड़ेगा, इसमें हमें सॉइल को ट्रीट करना पड़ेगा, गोबर डालना पड़ेगा, सॉइल को थोड़ा, मिट्टी को थोड़ा और ऊंचा करना पड़ेगा, मिट्टी सॉगी ना रहे, क्योंकि जो राइस है, पैडी है, उसको सॉगी सी मिट्टी चाहिए होती, गिली मिट्टी चाहिए होती. उस तरीके से पेड़ तैयार, मतलब जमीन तैयार करने के बाद फिर कहीं सैपलिंग, सैपलिंग के बाद फिर कहीं ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के बाद फिर कहीं पेड़ बड़ा, फिर पेड़ बड़े होने के बाद कहीं फ्रूटिंग, हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग भी अपने आप में कला है. जैसे मेरे लेक्चर्स जो हैं वो स्कूल्स में भी होते हैं, मुझे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी बुलाती हैं, तो वहां जाके मैं इवन PhD स्टूडेंट्स के साथ में बात जब करता हूँ तो उनके साथ में बात करता हूँ कि भाई आज हम हार्वेस्टिंग को अगर नहीं बचा पाए तो क्या पौधा लगा और क्या नहीं. बिकॉज देखिए अगर पौधा आपको मोनेटाइज नहीं करेगा तो किसान उसको सपोर्ट नहीं करेगा. किसान के बगैर पर्यावरण की लड़ाई नहीं लड़ सकते आप, नहीं होगा पॉसिबल. तो ये सारा कुछ जो एक्सपेंशन है, ये कहीं ना कहीं से डिमांड, हमारी जो इरेगुलर इररिस्पॉन्सिबल डिमांड है, उसको भी हमें कर्ब करना पड़ेगा. मैं ये कह रहा हूँ कि आपका एक लंबा एसोसिएशन रहा है मैंगो के साथ. मुझे ये बताइए कि कौन सा सीजन है उससे मैंगो अच्छा फ्रेश कार्बाइड फ्री आना शुरू होता है. अभी हम लोग जो मैंगो खाते हैं अर्ली सीजन में वो कार्बाइड वाला खाते हैं, नुकसान झेलते हैं. तो सबसे पहले बताइए कि कार्बाइड वाला मैंगो खाने का क्या नुकसान है. दूसरा, कब से फ्रेश मैंगो आना शुरू होता है और हमें कब से कंज्यूम करना शुरू करना चाहिए. बहुत, मतलब आपने मतलब एक बड़ा अच्छा सवाल किया है कि आज मैंगो खाना, अभी आप जाओ किसी भी मैंगो ट्रीज के पास जाओ, आपको ग्रीन मैंगो मिलेगा, लेकिन आप बाजार में जाइए एकदम स्मूथ येलो स्किन मिलेंगी. ये स्मूथ येलो स्किन, इतना सुंदर आम, ये आम कार्बाइड का मैंगो है जो एक दिन में पका के मार्केट में आपको खिलाया जाता है. इसकी चेकिंग करनी हो तो आप लेके आइए घर, देखिए 2 दिन में सड़ जाएगा, 2 दिन में इसमें कालापन आ जाएगा. तो ये हो गया एक प्रॉब्लम. दूसरी, आप कार्बाइड का मैंगो खाइएगा, कार्बाइड इतना लगाया जाता है, ये बम का मसाला है एक्चुअली में, इतना ज्यादा लगाया जाता है कि एक दिन में इसको पकाना पड़ता है. जबकि कभी कभी अगर यूज हुआ था कार्बाइड कभी, तो 7-8 दिन में आम पकते थे, मतलब थोड़ा सा लगाया जाता था और 7-8 दिन में पकते थे. और अब आज की डेट में एक दिन में इतनी बड़ी पोटली डालते हैं वो, मतलब अगर सारा इकट्ठा कर लिया जाए ना तो दैट इज, मतलब एक्चुअली बम का मसाला है. तो उसमें आप इतना ज्यादा, मतलब डाल के आप लेके आ रहे हैं घर, आपको अलग अलग तरीके के स्किन रैशेस हो सकते हैं, स्किन के अलग अलग दूसरी बीमारियां, स्किन कैंसर हो सकता है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं ये मैंगो खा के. अब नाउ अगेन कोई इंटेलेक्चुअल बोलेगा, अरे जसमीत जी हम तो ना धोखे खाते हैं, इतना कार्बाइड उसमें लगा होता है कि कितने धोने पे ये कार्बाइड हटेगा ये किसी को नहीं मालूम. सो प्लीज अवॉइड करिए, मई खत्म होने दीजिए, जून के फर्स्ट वीक के बाद जो मैंगो आपको मिलेगा ना, वो गाछ में, पेड़ में पका हुआ आम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पेड़ का पका हुआ आम, नेचुरल राइपन मैंगो, आप इसको खाने की कोशिश करिए, आपको मिलेगा. जिसमें थोड़े दाग होंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये इतना सुंदर नहीं है, उतना येलो येलो, उतना प्योर प्योर ये नहीं है, थोड़ा सा स्किन में अगर दाग है, तो वो पका हुआ आम, पेड़ का पका हुआ आम है, वहां से खाना चालू करिए. मींस 10 जून के बाद आपको जो बाजार में सप्लाई मिलेगी वो आपको पके हुए, नेचुरल पके हुए आम मिलेंगे. और कोई ऐसे तरीके हैं जो आम लेते समय कस्टमर्स को ध्यान रखना चाहिए, उसकी स्मेल हुई या कोई और चीजें, जैसे आपने बताया कि दाग हल्का लगा होता है हाँ तो हाँ, जैसे कार्बाइड का मैंगो जो है, एक तो मैंने बता दिया एकदम स्पॉटलेस होगा, पूरा मतलब ब्यूटीफुल मैंगो होगा. दूसरा, आप उसको सूंघने लाइए ना, देखिए आपको उसकी स्मेल आएगी कार्बाइड की, आपको एक केमिकल की स्मेल आएगी ही आएगी. एकदम मतलब छोटा सा, जिसको बोलते हैं एकदम कॉमन सेंस वाला, मतलब इजीएस्ट इजीएस्ट चेक पॉइंट है ये. ओके. और इसके अलावा
मान लीजिए मैंगो के लिए तो आप काम करते हैं, और कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, फ्रूट प्लांट हैं जो कि इजीली कोई भी अपने आसपास खाली जगह पे उगा सकता है? जी देखिए, मैं तो इवन मैंगो पे काम करता हूँ, मैं अमरूद पे भी काम करता हूँ, गुआवा में। मैं सुपारी भी, जैसे सुंदरबन का जो एरिया है, जैसे मैंग्रोव जो एरियाज हैं, सॉल्टी वाटर्स एरिया है, वहाँ मैंगो नहीं उगता, तो वहाँ भी काफ़ी जो गरीब किसान जो है, जो मतलब चाहता है कि हम चावल की खेती के अलावा कुछ और करें, तो वहाँ नारियल भी लगता है, सुपारी भी लगती है, मोरिंगा पेड़ लगता है। एंड मतलब मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि आप एटलीस्ट कुछ मैंगो, कुछ मोरिंगा, कुछ नीम, कुछ अमरूद अपने आसपास लगाते चलिए, आसपास उसका एक गार्डन बनाइए, आपके पास वो रहे। ये सब पेड़, जैसे मोरिंगा पेड़ है, इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। जैसे मैंगो पेड़ है, इसको बस 1-1.5 साल केयर चाहिए, इसके बाद ये अपनी केयर खुद कर लेगा, इन्वायरमेंट से केयर ले लेगा ये, इसको ज्यादा वो नहीं है। एंड देखिए, मैंगो पेड़ में इसलिए फोकस ज्यादा हूँ, एक तो क्या ना, बच्चा उसमें इंटरेस्टेड है, इन्वायरमेंट को बायोडाइवर्सिटी मिल गई, किसान को उसके 2 पैसे आय मिल गए। लेकिन मैंगो पेड़ अपने आप में, जैसे आप देखोगे हमारे हिंदू रिचुअल्स में जो हवन होते थे, वो मैंगो की लकड़ी हाँ, से होते थे। मैंगो की लकड़ी। मैंगो की लकड़ी शमशान में यूज नहीं होती आम है। के पत्ते, आम के पत्ते यूज होते हैं बहुत आम सारे। के पत्ते, देखिए आम के पत्ते को अगर आप सुखा के उसका चूरा बनाएंगे, तो एक्वेरियम में डालेंगे तो पानी एसिडिक कम हो जाएगा। इस तरीके के, जैसे आम के पत्तों की अगर आप चाय बनाएं, तो उससे डायबिटीज में असर मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, महिलाएं अगर देख रही हैं, इसके अंदर का जो कर्नल होता है, इसके अंदर जो सीड होता है नरम वाला, उसको अगर पीस के नारियल के तेल के साथ अगर मिक्स से, इससे बढ़िया स्किन केयर नहीं है कोई। देर इज अच्छा। नथिंग, मतलब वेरी, मतलब बेटर देन दिस। बस खाली क्या घरेलू नुस्खे हैं, तो लोग बोलते हैं अरे ये क्या है। अब इसका, इसका चूरे का इसको अगर इसको चूर करके आपका पेट का, मतलब इसका अगर 1 चम्मच आप पिए, तो पेट आपका बड़ा अच्छा साफ होगा। आपको डायबिटीज में इसके अंदर का अगेन पाउडर बना के आप लें, तो आपकी डायबिटीज में सपोर्ट आएगा। जो इसकी छाल होती है, आम की जो छाल होती है, छाल का और पत्तों का अगेन आप चाय बनाए, तो महिलाओं के जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है, उसमें उनको सपोर्ट मिलेगा। सो मैंगो पेड़ पूरे शरीर को, मतलब सर से लेके पैर तक के जितने विटामिन है, मैंगो तो उसमें मिल ही जाता है, लेकिन पेड़ में भी पत्तों से लेके, टहनियों से लेके, रूट से लेके, छाल से लेके, एंड सबसे बड़ी बात, कार्बन क्रेडिट। जो कार्बन इसके अंदर लॉक होता है पेड़ के अंदर, वो कार्बन क्रेडिट भी किसानों को मिलना चालू हो जाएगा। जैसे देखिए, इसी साल सरकार ने इंडियन नेशनल कार्बन मार्केट को लॉन्च किया है। 20,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया कार्बन क्रेडिट्स के लिए। सो 1,000 किलो अगर कार्बन लॉक होता है किसी ट्री में, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 कार्बन क्रेडिट। और आज की डेट में उसका दाम 1,500 से 1,700 रुपए है। इन द कमिंग टाइम्स, मैं सरकार को ये बोलूंगा कि भाई आप तो ट्रेड लाइसेंस के लिए कर दीजिए ना। जो पोल्यूशन कंट्रीज कंपनीज हैं, जो भी पोल्यूशन कंपनीज हैं, उन सब कंपनियों को बोल दिया जाए कि भैया आपका रिन्यूअल तब होगा कि आप इतने कार्बन क्रेडिट खरीदेंगे, आपके पास इतने कार्बन क्रेडिट हो। तो इतने कार्बन, अब कार्बन क्रेडिट आएगा कहां से? आएगा तो पेड़ से, या फिर लॉक्ड सॉइल से। सॉइल के अंदर, जब सॉइल लॉक रहती है, उसके अंदर भी कार्बन लॉक रहता है। जितनी बार हम सॉइल को खोलते हैं, जैसे चावल की खेती के लिए या किसी भी, जैसे गेहूं की खेती के लिए, हम जितनी बार सॉइल खोलेंगे, कार्बन इवेपोरेट हो जाएगा। अब कार्बन इवेपोरेट होगा मींस अगेन हीट को ट्रैप करेगा। एक बात और आपको बताऊं, पूरे विश्व में करोड़ों गुटलियां लोग फेंक देते हैं फॉर, मतलब गार्बेज के हिसाब से। रॉट होती है, सड़ती हैं, गलती हैं, ये सड़ गल के भी ना मिथेन गैस प्रोड्यूस करेंगी, एंड मिथेन गैस इज अगेन हीट। सो कहीं ना कहीं से हमको लग रहा है कि हम तो कुछ, मैंने तो ऐसा काम ही नहीं किया जिस कारण हीट पैदा हो रही है। हमारे ही इंडिविजुअल छोटे छोटे बिहेवियर्स, वो कहीं ना कहीं हीट प्रोडक्शन में, मतलब क्या बोलते हैं ना, योगदान देते हैं। सो मैंगो ट्री अपने आप में एक ऐसा ट्री है जो मेडिसिनल बहुत ज्यादा काम करता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर मैंगो, गुआवा, मोरिंगा, नारियल, इसकी तरफ बंदा, नॉर्मल सिटीजन्स अगर योगदान दे, तो हमारे प्रकृति को बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। और सर आप कार्बन क्रेडिट भी मिलना चालू हो जाएगा किसानों को। आप डॉक्टर भी हैं, आपने डॉक्टर की पढ़ाई भी की है, और ये बातचीत, हमारी जो बातचीत है, वो ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो डायबिटिक हैं, या वो हैं बॉर्डर लाइन डायबिटिक हैं, और उनको कहा जाता है कि आप आम मत खाइए।
तो क्या डायबिटिक लोगों को आम खाना, जो नेचुरली राइपन आम है, कितना सेहत के लिए ठीक है, या कंट्रोल करके खाना चाहिए? क्या है आपकी राय? अब देखिए, ऐसा है कि जो डायबिटीज है बड़ा ट्रिकी सा, ये बड़ा ट्रिकी जोन है। अब हम्म। मतलब इस पे तो क्या ना, पूरी दुनिया शायद लड़ मड़ेगी कि चीनी खाने से होता है कि चीनी खाने से नहीं होता है, किससे होता है और किससे नहीं होता है। आज की डेट में जो इतना पॉल्यूशन, इतना डिप्रेशन, इतनी हमारे मेंटल एंजाइटी, हमारी इतने के बीच में अगर हम मैंगो, जैसे मैंने अगर बोल दिया कि मैंगो खाने से डायबिटीज नहीं होती या उस पर कोई असर नहीं होता है, तो लोग बोलेंगे अच्छा जी आपने तो बोल दिया है, तो हम तो अब खाएंगे मैंगो खुले दिल से। अब जो एंजाइटी वाला या डिप्रेशन वाला बंदा होता है ना, उसको अपने फूड पे कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो कई बार एक्सेस फूड खा लेता है। और इसीलिए आपका जिस भी जहां से आप इलाज करा रहे हैं, आप उसको फॉलो करिए। अगर आपके डॉक्टर साहब ने कहा है कि मैंगो खाना है, खाइए। नहीं खाने को कहा है, मत खाइए। लेकिन डायबिटीज पेशेंट्स को मैं ये जरूर कहूंगा कि आप सुबह थोड़ा सैर करने निकलिए, थोड़ा सा मेडिटेशन पे आइए, थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना, एंजाइटी को अपनी कंट्रोल करिए। ये जो हम इतना ज्यादा सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं ना, सबकॉन्शियसली हम अपने अंदर एक डिप्रेशन और एंजाइटी को जन्म दे रहे हैं, जो कि हमारी डायबिटिक जर्नी को अगर वो डॉक्यूमेंट करेगा तो उस पे उसको असर उसको क्लियरली दिखेगा। सो मैंगो एक बड़ा छोटा सा पार्ट है। उनको अगर अपनी पहले डायबिटीज को वो कर ले तो मैंगो तो वो सेकेंडरी है, कभी भी खा लेंगे। आपने लाइफस्टाइल की बात करी, एंजाइटी की बात करी, और आजकल देखने में आता है कि लोग जब एंजाइटी, डिप्रेशन या इस तरह की किसी भी तरह के तनाव में होते हैं तो नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नेचर आपको ऑटोमेटिकली हील करती है। तो आपको क्या लगता है कि वो अब समय आ गया कि हर किसी को इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए कि थोड़ी देर जाके पार्क में टहलें, थोड़ा पेड़ पौधों के साथ समय बिताएं, इस तरह से गार्डनिंग करें, इवन अपने प्लांट्स जो आपने लगा रखे हैं उनके साथ ही समय बिताएं, और इस तरह से अगर पेड़ लगाकर उससे इमोशनल अटैचमेंट पालते हैं तो कहीं ना कहीं वो नेचुरली भी हील करेगा, और समाज और हमारा एनवायरनमेंट भी उससे ठीक होगा, साफ हवा पानी भी मिलेगा आगे आने वाली फ्यूचर और जनरेशन्स को। एकदम आप जो कह रहे हैं, देखिए मैं सबको यही कहते आ रहा हूं कि पेड़ को आप पेड़ मत समझिए, CO2 O2 को एक बार साइड कर दीजिए आप। हम्म। इन्वायरमेंट को आप बिजनेस भी समझिए कि आपके बिजनेस को डायरेक्ट इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट को आपकी साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के साथ भी कनेक्ट समझिए। पेड़ इन्वायरमेंट का हिस्सा, आप भी इन्वायरमेंट के हिस्से। एक अच्छी सॉइल, अच्छा पेड़ की छाया, मैं आपको कहता हूँ, ये आपके माध्यम के थ्रू मैं सबको कहना चाहूंगा, किसी दिन भी आपको अगर देखना हो ना कि एक पेड़ आपको क्या दे सकता है, तो मैं कहूंगा एक टेम्परेचर मीटर लीजिए, लेकर नॉर्मल जगह पे खड़े हो जाइए। अगर 45 डिग्री दिख रहा है, आप उसी टेम्परेचर मीटर को लेकर एक पेड़ के नीचे चले जाइए, आपको उसके नीचे 42-40 डिग्री तक भी दिख सकता है। तो मेरा कहना ये है कि इमीडिएटली वो इमीडिएट होगा, ऐसा नहीं कि वो 4 घंटे 5 घंटे बाद होगा। दे कैन सी दिस। मेरा कहना सबको ये होगा कि जब हम सुबह निकलते हैं, हमारी रूटीन में कुछ ऐसा आदत बना लें कि हम ना थोड़ा सा पानी या थोड़ी सी कोई खाद हम खरीद लें। वर्मी कंपोस्ट आजकल बड़ा इजी हो गया, बायो एंजाइम्स घर में, हमारा जो घर का कचरा है उसको हम बायो एंजाइम्स बना सकते हैं, हम उसको डिकम्पोस्ट कर सकते हैं, उसको खाद बना के हम किसी भी पेड़ में डालने की अपनी आदत बना लें कि हम जा रहे हैं बाहर शहर में या कहीं पे। इससे क्या होगा, जब हम पेड़ों के पास जाने की कोशिश करेंगे तो हम पेड़ के नीचे किसी पर्पस के लिए गए, अब वहां खड़े भी होंगे, तो उसका जो एक होता है ना, देखिए विदाउट पर्पस आप बोलेंगे अच्छा कल चले जाऊंगा। इफ एवरीबडी मेक्स इट अ हैबिट कि मुझे जाना है और मेरे आइटनरी में ये है, तो उसको पेड़ की छाया एंड पेड़ से मिलने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स मिलना चालू होंगे। देखिए, पेड़ के नीचे भी बहुत तरीके के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। पेड़ के नीचे जो हवा है वो पूरी स्वच्छ है, CO2 O2 का पूरा बैलेंस है। आप वहां पर 5 मिनट भी बिता देंगे ना, तो आप फील करेंगे कि यू आर अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। मतलब लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, लोग कहते हैं ना, जैसे मैं इस बात को ऐसे कहता हूँ कि किसान को मैं जब कहता हूँ कि भी हाँ जी तुमको मैं 100 नीम के पेड़ देता हूँ, तुम लगा लो, तो किसान मुझे कहता है क्यों लगाऊं, तो मैं उसको बोलता हूँ अरे शहर में बड़ा पोल्यूशन है इसलिए लगा लो। तो अच्छा। किसान कहता है आपका धुआं आपके पास रखिए। तो मेरा कहना है कि
हम अगर सिगरेट्स या किसी चीज पे अपने धुएं वाली किसी चीज के साथ हैं, धुएं के करीब हैं, हो सकता है दैट धुआं किसी गाड़ी का भी धुआं हो सकता है, उन धुओं से थोड़ा दूर हम किसी पेड़ के नीचे अगर खड़े हैं तो बैलेंस बहुत बढ़िया होगा। करके देखिए आप। तो आप जो कह रहे हैं, यस, देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट, क्योंकि आज की डेट में आप कहीं जगह पे देखेंगे चिड़िया की आवाज बंद हो गई आनी। बिल्कुल बंद हो बड़ी गई। बड़ी बिल्डिंगों के वो बने हुए हैं, चिड़िया की आवाज नहीं आ रही। तो चिड़िया अगर हट गई ना इस दुनिया से, तो ये जो हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये जो बड़ी बड़ी हम कि इसने किया वो नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसकी ये जिम्मेदारी थी, उसको ये करना चाहिए था, उसको, अरे आप रहेंगे ही नहीं। ह्यूमन बीइंग खत्म हो जाएगा अगर चिड़िया खत्म हो गई तो। हम्म। बस और मेरा लास्ट सवाल है। मैंगो ट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद द ग्रोथ ऑफ बर्ड्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट्स। मैं आपको बता दूं, कोयल बर्ड बहुत सारे पेड़ों पे बैठती है, लेकिन उसको सबसे प्यार मैंगो ट्री के साथ है। आपका, हाँ जी। मैंने देखा कि आप वर्मी कंपोस्ट पे भी काम करते हैं, किसानों को सिखाते हैं कि कैसे बनाएं। आज शहरों में सरकारें भी बहुत स्ट्रगल कर रही हैं कि शहरों से जो कूड़ा आ रहा है, जो गार्बेज आ रहा है, उसको सेग्रीगेट कैसे किया जाए। गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, सरकारें बहुत कैंपेन चला रही हैं। हर शहर के आउटस्कर्ट पर आप देख रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ खड़े हैं। और जब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो हर कोई उससे पल्ला छुड़ा लेता है, क्योंकि हम लोग अपने घरों से जो कूड़ा निकाल रहे हैं उसमें वो सेग्रीगेशन नहीं करके दे रहे हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि एक इंडिविजुअल अपने घर से कैसे गीला कूड़ा सूखा कूड़े को अलग कर सकता है, और उस गीले कूड़े को जो आपने बताया कि अपनी आइटनरी में, अपनी रूटीन में उसको ला सकता है कि वो उसकी कंपोस्ट बनाए और किसी पेड़ के नीचे डाले, जिससे कि आसपास हरियाली भी हो। मेरा यही कहना है कि देखिए, इस बात को समझने के पहले, इस बात को और गहराई से लेने से पहले, ये बात विडंबना है ही है कि हम सिविक सेंस की बातें करते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें जरूर कर लेते हैं, लेकिन आज भी गीला कचड़ा सूखा कचड़ा हमें किस तरह से सेग्रीगेट करना है, हमें रास्ते में जाते हुए कुछ सामान को बिन में ही डालना है, वो भी हम नहीं करते हैं। एंड ये अक्रॉस स्ट्राटा है, पढ़ाई लिखाई का इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज ए ह्यूमन साइकोलॉजी, हमारी सोच पर है। और ना ही ऊंची गाड़ी ऊंची बिल्डिंग, नीची गाड़ी नीची घर, इसके साथ कोई लेना देना नहीं। ये एक दिमाग का कीड़े वाला फतूर है कि नहीं करूंगा मैं, जिद है कि नहीं, मैं ना ऐसे ही दूंगा। मैं बस, आज की डेट में मैं देख रहा हूं हर इंसान को ना, नहीं मैं ना रेबल बन के दिखाऊंगा, मेरा तो यही है। तो भाई आप रेबल बन के दिखाएंगे, आप मार्स पे नहीं रहते हैं, जुपिटर में नहीं रहते हैं, आप जहां रहते हैं वहीं रहते हैं। अपने घर को क्यों गंदगी, मैंने पहले भी कहा आपको कि नेचर इज आवर फैमिली, अपने घर को हम गंदा क्यों कर रहे हैं। तो आज अगर मैं सबको यही कहूंगा कि इट्स वेरी इजी कि अगर हम सब्जियां के छिलके, फ्रूट के छिलके, हमारे घर में जितना भी मतलब और कोई किसी तरीके का सड़ा गला फ्रूट है, हम सबको एक बिन में डालना चालू करें। घरों की छत में, नीचे में, सीढ़ियों में, कहीं उसको अलग कर दें और उसको कंपोस्ट होने दें। उसका अलग से मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, मैं लगा दूंगा मेरे इंस्टाग्राम चैनल mango.gutleyman में, आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब में, मेरे फेसबुक पे, वहां देख सकते हैं कि उसके फर्दर 45 डेज से 65 डेज में दैट विल डिकम्पोज, बायो एंजाइम्स बन जाएंगे, बायो फर्टिलाइजर्स बन जाएगा। किसान के लेवल पे मैं बोलूंगा कि मल्चिंग जो है, वो पत्ते हैं, आज पत्ते जला देते हैं लोग, बस सूखे पत्ते जो उसको पकड़ के बस जला दिया। अरे सूखे पत्ते के नीचे जो मिट्टी है वो नमी पे आती है, उसके नीचे जो अर्थवॉर्म है, केचुए हैं, वो अपना जन्म, उसको इजी रहता है एक नमी मिट्टी में रहना। सूखी मिट्टी पे केचुए नहीं रह सकते, और केचुए नहीं रहेंगे तो अगेन हमारी जमीन के नीचे का जो कैपिलरी सिस्टम है पूरा, वो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आज आप देखोगे पानी आता है और पानी बह के चला जाता है, जबकि कच्ची मिट्टी में तो पानी को एब्जॉर्व होना चाहिए, वो एब्जॉर्व ही नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि हम ना नेचर के, हम वहां के पत्तों को भी यूज नहीं कर रहे हैं, और हम घरों में भी हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। हम इनको, इनके साथ में प्लास्टिक, दूध की थैलियां, घर का प्लास्टिक, और भी कागज, और सब कुछ, कांच, ग्लास, प्लास्टिक, सब कुछ फेंक दे रहे हैं। तो हम ऊपर से कहते हैं कि हम वी आर वेरी एजुकेटेड क्लास। तो इसका एजुकेशन के साथ कोई लेना देना नहीं, इसका इंटेंशन के साथ लेना देना है, इसकी अपनी जिद से हटने का लेना देना है। ये जो हम जिद्दी बन के बैठे हुए हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, सो जस्ट बी केयरफुल, इसको करना चालू करिए, आपको मजा आएगा।
एक बार करना तो चालू करिए। और सरकार तो कह रही है, वो तो देखिए, अलग से गीला कचड़ा, अलग से सूखा कचड़ा मांग रही है। और हमारे लिए इतना टफ क्यों है, मतलब व्हाई इट इज सो टफ। और किसानों के लेवल पे ये मैं बोलूंगा, मल्चिंग को अपना हथियार बनाइए। मल्चिंग से आप बहुत पौष्टिकता अगेन वापस पेड़ के नीचे, पेड़ की रूट्स में दे सकते हैं। ठीक है जसमीत जी, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा। ये बहुत एनलाइटनिंग कन्वर्सेशन रहा। हमने बात मैंगो की गुठली से की, मगर इसमें इस गुठली के अराउंड ही पूरा एनवायरनमेंट है, चाहे गुठली किसी भी चीज़ की हो, बीज किसी भी चीज़ का हो। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बीज है प्रोडक्टिविटी का, एनवायरनमेंट को साफ रखने का, अपने आसपास में वो सिविक सेंस लाने का, वो बीज हमारे व्यूअर्स तक के दिमाग में भी गया होगा और वो धीरे धीरे जर्मिनेट होगा और एक पॉजिटिव चेंज लाएगा। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक और एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट से बात करी। उन्होंने कहा कि जब तक एनवायरनमेंट सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं बनेगा, तब तक इस देश में बदलाव लाना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है एकदम कि एकदम सोशल मीडिया जो यूज एकदम करते हैं जैसे मैं लोग, वो आपकी इस इसका बात काम पे, नहीं मैं करते। सॉरी मैंने आपको कॉट दिया थोड़ा हाँ, सा। मैं इस बात पे आपको ये, आपने एक बात बोल दी, मुझे याद आ गई। मेरे पर ना एक डॉक्यूमेंट्री बनी है विच इज गुटली मैन नाम से, इंडियन मैंने देखा। मिनिस्ट्री। तो वो सत्यजित रे फिल्म इंस्टीट्यूट के अंदर में बनी है। नाउ वो डॉक्यूमेंट्री जब बनी तो मुझे लगा बहुत बढ़िया भाई, डॉक्यूमेंट्री बनी है, मे भी मेरा ये पूरा मिशन, एवरीबडी, हर एक को अवेयरनेस मिल गई है। लेकिन और दूसरी दूसरी कंट्री में गई भी, सब कुछ हुआ, उससे मुझे जितना कि अवेयरनेस नहीं मिली, जितना कि जब मुझे प्रीति जिंटा जी ने बुलाया जब चंडीगढ़, तो वो सोशल मीडिया में उन्होंने रील के साथ मेरा कोलैबोरेशन किया, वो एक नए सेट ऑफ ऑडियंस को अनलॉक हुआ। रवि शास्त्री जी ने जब मेरे साथ एक अभी रील बनाई, रिसेंटली, हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। वो एक बड़ा अनलॉक सा हुआ। ऋचा शर्मा जी हैं, वो अनलॉक हुआ। तो मेरा कहना ये है कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू, कि जितने भी क्रिकेटर्स, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस, ग्लैमर वर्ल्ड के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी हैं सोशल मीडिया पे, आइए प्लीज मेरे साथ mango.gutleyman में मुझे और गुठलियां दिलवाइए, पर्यावरण के साथ काम करिए, पर्यावरण के साथ आइए। क्योंकि लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि देखिए, और एलपीजी का सिलेंडर 1,000 आदमी का खाना बना सकता है। अगर खिचड़ी बनानी हो तो 1,000 आदमी का बना देगा। लेकिन अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन पे लगना पड़ गया, तो ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन पे आप अपना ये खाली सोचिए कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर आपके हाथ में है, आपके घर के माँ बाबू जी, आप खुद, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, किसके लिए वो सेल्फिश पना को उस टाइम में शांत कर पाएंगे? अगर आपके पास कोई जवाब है तो प्लीज मुझे जरूर दीजिएगा 9831459390 पे। अदरवाइज मेरे साथ सोशल मीडिया में जुड़िए। सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है, ट्रेंड है, जो बहुत दूर तक जाता है, इसकी पहुंच अनलिमिटेड है। मतलब मैं समझ गया प्रीति जिंटा और रवि शास्त्री जी के रील्स के साथ ही। तो आपने जो बोला, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर गया था, तो नहीं, वही मैं भी मतलब ये मैं कहना कह रहा था। चाहता था कि हाँ, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो जेंजी हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो सोशल मीडिया ट्रेंड सेट करते हैं, बनाते हैं, उनको ये चीज़ रियलाइज करने की ज़रूरत है कि इट इज़ हाई टाइम। अब अगर एनवायरनमेंट ट्रेंड नहीं बना तो बहुत देर हो जाएगी। और जिस जिस तरह की, जैसे आपने बताया, जिस जिस तरह के एनवायरमेंटल क्राइसिस हम लोग जूझ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हमें साफ पानी नहीं मिल रहा, साफ हवा नहीं मिल रही, ऑक्सीजन, हम कोविड के टाइम पे ये सिलेंडर वाला क्राइसिस झेल ही चुके हैं। तो आगे आने वाला समय सही हो, हमारी जनरेशन पीसफुली, अच्छे, हेल्दी एंड हार्टली रह पाए, इसके लिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग सेव एनवायरनमेंट जैसी चीज़ें चलाई जाएं। और एकदम जसमीत सिंह जैसे लोग जो हैं, जो काम कर रहे हैं, जो पीपल बाबा जैसे लोग हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, पीपल के पेड़ लगा रहे हैं, आम के पेड़ लगा रहे हैं, इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। और इनकी गाइडेंस में पूरा समाज, पूरा देश इन कैंपेन से जुड़े और अपने आसपास भी चीज़ें जो हैं वो ग्रीनरी हो और साफ हवा पानी सबको मिले। थैंक यू सो मच जसमीत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं थैंक कि यू हमारे थैंक यू। व्यूअर्स को भी आपसे मिलकर, आपके कैंपेन के बारे में जानकर, आपके मिशन के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। और हम अपील भी करते हैं कि आपको और ज़्यादा गुठली इस पॉडकास्ट के बाद मिलने वाली है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक्स फॉर योर टाइम।